हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज 11th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। बहुत ही इजी चैप्टर है। इसके बेसिक्स आपको थोड़े बहुत पता हैं। छोटी क्लासेस में वर्क है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, पावर भी है। तो बेसिक्स आपको थोड़े बहुत पता है। यहाँ पर जो नया होगा वो कोलिजन टाइप का होगा, वो आपने नहीं पढ़ा है छोटी क्लासों में। तो वर्क से शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो वर्क लेंगे। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्राफ, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है, नोट्स बनाने, साथ ही साथ कॉपी पेन ले लीजिए, मेरे साथ हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आज का चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज से ही शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, सबसे इजी है वर्क, ठीक है ना। तो हम वर्क को ही पहले पढ़ेंगे। आज का मेन फोकस होगा वर्क पे ही होगा। तो वर्क, आपको पता है, whenever an external force is applied on the body and the body get displaced, then we can say work is done on the body। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और बॉडी डिस्प्लेस्ड होती है तो हम क्या कहते हैं कि हमने वर्क किया, ठीक है ना, वर्क इज डन। तो अब वो वर्क कितना किया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी पे सारा वीडियो लेक्चर आज का होगा। तो वर्क का मतलब when an external force is applied on the body and body gets displaced, then we can say वर्क इज डन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वर्क किया गया है। अब ये वर्क किसके बराबर होता है, तो आप सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखें, ठीक है ना। बहुत सारे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं। इट इज इक्वल टू द देखिए, वैसे तो आप दो तरीके समझ सकते हैं। इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डिस्प्लेसमेंट जरूरी तो नहीं आपको क्वेश्चन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ही फोर्स दिया गया हो, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लेने आने चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट इधर है थीटा एंगल पे, तो डी कॉस थीटा किधर होगा, डी साइन थीटा किधर होगा, ठीक है ना। या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, हमने जो बताया भी, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या उसको उल्टो भी कह सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में लेनी है, अगर नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है डेफिनेशन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप सीधा याद रखो, क्योंकि हमने आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा दिया है, हमने वेक्टर प्रोडक्ट आपको पढ़ा दिया है, वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तब आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों आते हैं। तो इट इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मतलब F वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब D वेक्टर। अब आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन फोर्स है या फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो W बराबर सिंपल सा है, स्केलर प्रोडक्ट है, किसका किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो W बराबर F डॉट D, बस
इतना सा याद रखना, इसमें सब कुछ आ गया। ध्यान रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर हैं, इनके प्रोडक्ट से जो हमें मिल रहा है वर्क, ये स्केलर है। यूनिट आपको सबको पता है, वर्क की जूल होती है। अब अगर इस हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा W इक्वल टू एफ डॉट डी है तो एफ डी कॉस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये फोर्स का वर्क का एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए, हम साथ ही साथ क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर वेक्टर के फॉर्म में दिए गए तब तो हमें डॉट प्रोडक्ट लेना और अपने आप वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई, उनके बीच में कोई एंगल दिया गया है, तो हम फिर ये फार्मूला लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा। समझ गए ना। तो इसको नोट कर लीजिए। चलें, चलिए। बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आपको, ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन ही लेता हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 4I कैप न्यूटन। एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स I कैप न्यूटन लग रहा है, एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड 4 मीटर along x direction, then calculate वर्क डन। इस तरह से हमने एक जनरल क्वेश्चन बना दिया। एक बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, मतलब आपको F दिया गया वेक्टर के फॉर्म में 4I कैप न्यूटन, राइट। डिस्प्लेसमेंट यहां पर हमने जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया कि आपको दिखे ही नहीं वेक्टर दिया गया, लेकिन हमने लिखा है 4 मीटर अलोंग x डायरेक्शन, मतलब 4I कैप नहीं हो गया ना। x डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, I कैप। तो इनडायरेक्ट वे में वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4I कैप है। अब आप वर्क डन का फार्मूला W बराबर F डॉट डी 4I डॉट 4I 4 4 जा 16, I डॉट I तो का 1, 16 जूल। आपको आंसर मिल गया, समझ गए ना। इसी तरह से कोई दूसरा क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, कोई भी एक ब्लॉक लिख लिया हमने यहाँ पर, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक 10 न्यूटन का फोर्स बॉडी पे हम 30 डिग्री के एंगल पे लगा रहे हैं। कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन displacing the block by 10 मीटर। एक ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है। इस ब्लॉक को 10 मीटर खिसकाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो सिंपल है, आपको सब कुछ दिया गया, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स दिया गया 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 और कॉस थीटा कितना दिया गया 30 डिग्री। ये जाएगा 100 कॉस 30 की वैल्यू √3/2
से कट जाएगा 50, तो आ जाएगा 50√3 जूल। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है F डॉट डी। अगर दोनों वेक्टर के फॉर्म में है तो डॉट प्रोडक्ट लो लो, या उनके बीच में कोई एंगल दिया गया है तो आप सीधा पूरा फार्मूला एफ डी कॉस थीटा लगा दें। ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। ये क्या है? वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा है, उसके द्वारा वर्क डन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, हटा रहे हैं हम इसको। चलिए अब हम बात करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। क्या बात करेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। देखिए पॉजिटिव वर्क का होगा, हमने पढ़ा है W बराबर एफ डी कॉस थीटा। अगर हम थीटा जीरो ले लें या बिटवीन 0 to 90, 90 से कम, ठीक है ना। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस जीरो कितना होगा? 1। तो W बराबर कितना होगा? एफ डी। ये वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। मतलब 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90। मतलब 0 से 90 के बीच में अगर थीटा है तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। थीटा 90 होते ही फिर वो 0 हो जाएगा। 0 और 90 से कम होना चाहिए, समझ गए ना। तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ पा रहे ना। जैसे मान लो हम किसी चीज को जमीन से ऐसे उठा रहे हैं ऊपर की ओर, किसी बॉडी को हम जमीन से ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा? पॉजिटिव। ध्यान रखना, साइमल्टेनियसली यहाँ पर दो वर्क हो रहे हैं। जब हम किसी बॉडी को ऊपर की ओर खींचते हैं, उठाते हैं ताकत लगा के हम, तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो तो पॉजिटिव होगा। लेकिन बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर लग रहा है। भाई समझे नहीं? एक ब्लॉक रखा है जिसको हम ऐसे करके उठा रहे हैं, तो हम फोर्स किधर लगा रहे हैं? ऊपर। ब्लॉक किधर आ रहा? ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन हो गई। थीटा कितना होगा? 0। तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम यहीं पर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जब हम ब्लॉक को उठा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। और ब्लॉक किधर जा रहा? ऊपर। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। भाई कुएं से हम बाल्टी को खींच रहे हैं ऐसे करके, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके द्वारा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। क्यों? हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, बाल्टी किधर आ रही है? ऊपर ही आ रही है, तो वर्क डन कैसा? पॉजिटिव। लेकिन बाल्टी को खींचते समय अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स आए तो बाल्टी ऊपर आ रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे। अब हम एग्जाम्पल नहीं देंगे, हमने एग्जाम्पल दे दिया है। तो अगर थीटा 0 है या लेस देन 90 है, देन वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। दूसरा केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। देखिए 0 वर्क डन होने के लिए 0 ही आएगा। cos 90 0 होता है, थीटा 90 करेंगे, cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 इक्वल टू 0। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। 0 वर्क डन की कई क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक तो एंगल 90 हो तो 0 होगा। फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स नहीं लगाओगे तब तो वर्क डन होगा ही नहीं। फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, आप दीवार को धक्का मारो, ऐसे करके मारते रहो। फोर्स लगा रहे हैं आप लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो भी वर्क डन कितना होगा? 0 ही। तो 0 वर्क डन के मायने क्या है? अगर फोर्स 0 है तो वर्क डन 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन हमें उन पे नहीं जाना, हमें कहाँ जाना? अगर थीटा 90 है मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो 0 वर्क डन का कोई एग्जाम्पल? यस,
वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जब हम किसी बॉडी का सर्कुलर मोशन एज्यूम करते हैं, जैसे इस तरह से, मान लो बॉडी यहाँ पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा। फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की तरफ। थीटा कितना बनेगा, 90। बॉडी घूम के इधर आएगी यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। फोर्स किधर लगेगा, इधर। समझ गए ना। तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट करते जाना जो बातें मैं बता रहा हूं। इसी तरह से वर्क डन बाय द कुली, आपने देखा होगा कोई पोर्टर है, मान लो ये कुली है, अपने सर पे कोई वजन रख के चल रहा है, वीआईपी का सूटकेस रखा है इसने, सर पे रखा है, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे, एमजी के फॉर्म में, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। सीधा जा रहा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे ऐसे करके, तो फोर्स नीचे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। वर्क डन बाय कुली in carrying some load on his head on horizontal platform is zero। horizontal platform बात हो रही है, कुली अपने सर पर वजन रखा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, mg नीचे की तरफ, और चल रहा हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे, तो डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स ये है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। तो ये जीरो वर्क डन के कुछ एग्जाम्पल बताए मैंने। सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा वर्क डन हमेशा जीरो होता है, कुली वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। अब आता है तीसरा, नेगेटिव वर्क डन। See, if theta is equal to 180 degree, that is when force and displacement are opposite to each other। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होंगे, थीटा 180 मतलब, तो W बराबर एफ डी कॉस 180, और कॉस 180 कितना होगा, -1, तो W बराबर आएगा माइनस का एफ डी। मतलब ये नेगेटिव वर्क हो गया। पहला वाला पॉजिटिव वर्क था, फिर थीटा जब 90 था तो जीरो वर्क था, फिर थीटा 180 है तो नेगेटिव वर्क डन। कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने बताए थे, क्या बताए थे एग्जाम्पल, जब हमने बताया था किसी बॉडी को हम लिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। हमने बताया जब बाल्टी को ऐसे खींचते हैं तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। ध्यान रखना, स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जहां पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो वहां पर वर्क डन नेगेटिव होता है। तो ये था वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। किसी बॉडी पर अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो उसका वर्क डन का फार्मूला था W बराबर एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, और वहां पर हमने 3 अलग अलग केस पढ़े हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो हटाइए इसको। चलिए बात करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और यहीं पर साथ साथ ही वर्क डन बाय द ग्राफ की भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। What do you mean by variable force? वेरिएबल फोर्स का मतलब जो फोर्स डिस्टेंस या टाइम के साथ बदल रहा है वो वेरिएबल फोर्स है।
एक ही फोर्स लग रहा है मतलब वो कांस्टेंट फोर्स है, समझ गए ना। तो वेरिएबल फोर्स का मतलब जो फोर्स मतलब अभी कुछ लग रहा है, थोड़ी दूर बाद कुछ लगने लगा, थोड़ी देर बाद कुछ लगने लगा, वो वेरिएबल फोर्स कहलाता है। तो अगर किसी पार्टिकल पे वेरिएबल फोर्स लग रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये देखो वेरिएबल फोर्स है, कभी कम कभी ज्यादा, और पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 तक है। वेरिएबल फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे a से b तक, पार्टिकल जा रहा है, and displacement of the particle is from x1 to x2. We have to determine the work done by this variable force. तो देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, लेकिन फॉर शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, अगर हम बहुत छोटा सा पार्ट इस पे लें, यहां से देखो इतना छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा पार्ट, तो यहां से यहां तक के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। समझ रहे जो मैं कह रहा हूं। देखिए हमने ये छोटा सा पार्ट ले लिया, इतना सा, बहुत छोटा सा, ये dx डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने क्या मान लिया, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट है F। हमने मान लिया E से F तक जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, इतना छोटा पार्ट कर लिया। हमने क्या बताया, E से F तक फोर्स कितना है, कांस्टेंट F है। वैसे चेंज हो रहा है, यहाँ F कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ से यहाँ तक हमने सेम मान लिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, वर्क डन in displacing the particle by dx, पार्टिकल को कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट किया है, यहां से यहां तक, इसको पॉइंट को ले लो G और इसको नाम दे दो H। ये स्टेप है E F G H। अब हमने कहा कि पार्टिकल को यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट दिया dx, तो वर्क डन कितना हुआ, F इंटू dx, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट दिया dx, और फोर्स यहां से यहां तक f ही मान लिया हमने, कांस्टेंट मान लिया। ऐसे तो वेरिएबल फोर्स, लेकिन हमने इतना इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल सेगमेंट लिया कि उस स्मॉल सेगमेंट में हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो dw कितना आएगा, f इंटू dx। अब ध्यान दो यहीं पर खत्म है। अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालें तो एरिया भी तो आएगा, f इंटू एरिया निकालेंगे तो l इंटू b आएगा। इस स्ट्रिप का अगर एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी आएगा। L का मतलब ये लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक, F इंटू चौड़ाई कितनी है dx, तो यही एरिया हुआ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप EF। अगर स्ट्रिप का इसका एरिया तुमसे पूछा जाए तो कितना निकालोगे, L इंटू बी। L का मतलब यहां से यहां तक कितना, F इंटू बी, वेड्थ कितनी है dx, तो जो वर्क डन F dx सारा वही एरिया बना। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम स्ट्रिप पे और इस पे स्ट्रिप लेना ऐसे करके यहां से यहां तक, समझ पा रहे हो ना। तो अगर यहां से यहां तक का वर्क डन निकालें तो ये एरिया चाहिए, यहां से यहां तक का वर्क डन निकालें तो ये एरिया चाहिए। इसका मतलब पूरा यहां से यहां तक वर्क डन निकालें तो ये पूरा एरिया चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। हमने वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में क्या लिया, एक ग्राफ बनाया जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया। हमने कहा ये वेरिएबल फोर्स आपको दिख रहा बदल रहा है, लेकिन हमने बहुत छोटा सा एक पार्ट लिया उस ग्राफ के, और हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक फोर्स कितना है, कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ से यहाँ तक कोई कांस्टेंट लिया जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन निकाला वो एरिया के बराबर आया। मतलब dx डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क आया F dx वही इस स्ट्रिप का एरिया था। इसका मतलब हमने क्या बताया, इस पूरे ग्राफ को बहुत सारी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लें और सारी स्ट्रिप्स का एरिया जोड़ लें तो सारा वर्क डन आ जाएगा यहां से यहां तक। एग्जैक्टली यही है टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी, total work done in displacing the body from x1 to x2। देखिए आपको अगर dw मिल गया है तो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी जानता है अगले स्टेप में इसका इंटीग्रल करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो x1 से x2 तक करेंगे तो dw का इंटीग्रल कर दो, इधर भी इंटीग्रल कर दो f dx का,
लिमिट लगा दो x1 से, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब W बराबर इंटीग्रल dw का मतलब W बराबर इंटीग्रल f dx लिमिट x1 से x2। टोटल वर्क डन निकालना तो उस वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रल कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दो, x1 से x2। और दूसरा तरीका क्या रहा है, जब हमने यहाँ से यहाँ तक वर्क लिया था तो हमने कहा था इस स्ट्रिप का एरिया, टोटल वर्क डन का मतलब एरिया ए बी x2 x, पूरा एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, यस दिख रहा है। आप इस पूरी रामायण को भूल जाइए, मैं जो बता रहा हूं वो लाइन याद रखिए कि अगर वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स दिया गया है, सुनिए ध्यान से, वर्क डन बाय द, अभी हम क्वेश्चन देंगे, वेरिएबल फोर्स दिया गया, तो अगर आपको वेरिएबल फोर्स दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट दिया गया, इंटीग्रल कर दो वर्क डन आ जाएगा। या आपको ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो उस ग्राफ का एरिया निकाल लो, वर्क डन आ जाएगा। समझ गए ना, वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है तो वेरिएबल फोर्स में दो ही चीजें हो सकती हैं, ग्राफ दिया गया तो ग्राफ का एरिया निकालो, वर्क डन आ जाएगा। आप ये सब भूल जाओ, इसमें भी तो यही लिखा मैंने कि टोटल वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे का जो एरिया वर्क देगा। और दूसरा फार्मूला क्या लेगा, इंटीग्रल है फोर्स का। अगर आपको वेरिएबल फोर्स दिया गया है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म में दिया गया, एक्स के टर्म में दिया गया, तो उसका इंटीग्रल कर दो। समझ पा रहे जो मैं कह रहा हूं, एफ अगर वेरिएबल दिया गया है तो उसका इंटीग्रल कर दो। तो क्या बता रहा था, एफ अगर वेरिएबल है तो उसका इंटीग्रल कर दो, वर्क डन आ जाएगा। और अगर आपको ग्राफ दिया गया तो ग्राफ के नीचे का एरिया निकाल लो, वर्क डन आ जाएगा। मैं दोनों तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए, नोट कीजिए इसको, हटा दो भाई। चलिए दोनों का क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म। देखिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको नीट वगैरह में सिलेक्ट होना है। पेपर इतना आसान आता है कि 720 आउट ऑफ 720 जाता है मार्किंग, ठीक है ना। तो जो भ्रामक कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उनके रिजल्ट्स पे मत जाना। रिजल्ट्स तो 150 परसेंटाइल वाले को पास किया नीट ने। 50 परसेंटाइल का मतलब होता है जिसके 147 नंबर है वो भी पास है। जनरल की बात कर रहा हूँ, 147 वाला पास है तो कोचिंग वाले तो क्वालिफाइड लिख देते हैं उसको भी, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा जनरल में, जिसके नंबर 600 से ज़्यादा है भाई साहब। तो ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, आपको लगता है कि वाह यार उस कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए, गजब है। सिलेक्शन नहीं हुए, सिलेक्शन 5 होते हैं, लिखते हैं 500, क्योंकि वो क्वालिफाइड है सब। अब ये खेल तुम्हारे समझ में आएगा नहीं, चलिए खैर। तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स की बात हो रही थी, तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कैसा दिया गया वेरिएबल फोर्स, तो हमें क्या करना है, ठीक है ना। मैंने कहा था अगर वेरिएबल फोर्स दिया गया आपको तो आप इंटीग्रल करके वर्क डन निकाल सकते हैं, या ग्राफ दिया गया तो ग्राफ का एरिया निकाल के वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन, अ वेरिएबल फोर्स 4x plus 5 न्यूटन is acting on the body then calculate the work done in displacing the body from x is equal to 2 मीटर to x is equal to 4 मीटर। एक बॉडी पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है, इस तरह से पूछा गया उस बॉडी को x बराबर 2 मीटर से x बराबर 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ ग्राफ श्राफ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं यार, कब हमें एरिया निकालना, कब हमें क्या करना है।
वेरिएबल फोर्स ये कैसे पता चला, देखो ये एक्स पे डिपेंड कर रहा ना, एक्स की वैल्यू 1 रख दें तो फोर्स कुछ और आएगा, 2 रख दें तो फोर्स कुछ और आएगा, 4 रखें तो कुछ और, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, इट डिपेंड ऑन एक्स, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है। तो मैंने कहा था जब भी वेरिएबल फोर्स है तो वर्किंग का फार्मूला इंटीग्रल एफ डी एक्स लिमिट x1 से, अभी मैंने यहां लिखा था, समझ गए ना। हर चीज अगर आपको बेसिक आता तो न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं, लेकिन आप कुछ ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए हर चीज नहीं है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए ये हो जाएगा इंटीग्रल x1 से x2, मतलब 2 से 4 लिमिट हो गई, और f की वैल्यू 4x + 5 dx। अब जिन्होंने इंटीग्रल का वीडियो लेक्चर देख रखा है वो उसका इंटीग्रल कर लेंगे, उनसे क्वेश्चन हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा तो राम राम जपिए आप। समस्या तो यही है ना, आपको क्या लगता है कि पीछे का नहीं पढ़ा तो हमारा आगे का काम चल जाएगा, ये होता थोड़ी है। इतनी आसान नहीं होती फिजिक्स, अगर इतनी आसान होती तो सब डॉक्टर या सब जेई में ही चले जाते, ठीक है ना। इतना आसान है नहीं, पास होना आसान है, क्यों बोर्ड किसी को फेल करता ही नहीं है आजकल। क्यों बोर्ड, क्यों हेडेक ले, बोर्ड को क्या पढ़ी, लोग कहें बोर्ड का पेपर इतना टफ आया, बच्चों ने आत्महत्या कर ली भाई। क्यों बोर्ड करेगा ऐसा, बोर्ड सबको पास कर देगा। क्यों, बोर्ड को पता है कि 12th में पास होने से तो किसी को नौकरी मिलती है नहीं, ना पास होने से कोई डॉक्टर बन जाएगा, वो अलग एग्जाम अपने आप कराते हैं। तो पास करने में बोर्ड का क्या जाता है, पास कर दो, तुम भी पास हो जाओगे, तुम भी राजी। जिनको कुछ नहीं करना लाइफ में तो वो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहे, पास तो हो ही जाएंगे। और जिनको कुछ करना है तो उनको सारी चीजें करनी है। नहीं, कम टू द इंटीग्रल, 4 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल x² होता है, +5 कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं तो x लग जाएगा। ऐसे मैंने इंटीग्रल बताया था कि 2 से 4 इंटीग्रल होने के बाद ये लिमिट यहाँ लिख देते हैं, 2 से 2 काट 4 काट सकते हैं, ये 2। फिर मैंने बताया था लिमिट कैसे लगाई जाती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चलिए ये 2x² बचा, अपर लिमिट लगा रहे हैं 2, ये वाला 2, x² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5x का मतलब 2, ये अपर लिमिट लग गई। सॉरी 4 है अपर लिमिट, 4 अपर लिमिट इज 4। तो इंटीग्रल करने के बाद जहां जहां x है वहां हमने 4 रख दिया। अब माइनस का चिन्ह लगाइए, अब लोअर लिमिट आएगी। लोअर लिमिट का मतलब 2, जहां x है वहां 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू, माइनस बीच में आ गया, अपर लिमिट लगा दो, फिर माइनस का चिन्ह, फिर लोअर लिमिट लगा दो, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 प्लस 20, अपर लिमिट होगी माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 10 18, 52 हो गया ये, माइनस 18 34 जूल। तो इस तरह से अगर वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है तो हम वर्क डन ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम एक ग्राफ वाला, अब इसमें वेरिएबल फोर्स में भी कई सारे वेरिएशन है, ठीक है ना। हटा दें इसको, चलिए ग्राफ बना रहे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। अब ग्राफ का मतलब ही हमें एरिया से ही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन ग्राफ है भाई। ग्राफ फिजिक्स में कहीं पर भी आ जाए दुनिया में, मैंने क्या बताया था, जिन 2 चीजों में ग्राफ है इनका मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने से जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो एरिया से आती है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, मतलब एरिया से क्या आएगा, वर्क। फिजिक्स में 2 चीजें बताई ना, जिन 2 फिजिकल क्वांटिटी में ग्राफ बनाया उनका स्लोप ले लो, तो f स्लोप लेने से क्या आएगा y/x, y एक्सिस पे क्या लिखा है x पे क्या, और एरिया से क्या आएगा y इंटू एक्स कर लो, बस इतना तो कॉन्सेप्ट है। कुछ भी हमने एक ग्राफ बना दिया ऐसे।
ये डॉटेड लाइन है, ये तो मार्किंग हमने की है पैरामीटर्स लिखने के लिए। ग्राफ ये है आपका, ये ग्राफ है ओ ए बी सी डी इस तरह से, ठीक है ना, समझ गए ना। अब हमें निकालना है वर्क डन। 5, 10, 15, 20, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये 10 के बाद ये 15, ये 20 का पॉइंट है तो 12.5 होगा। ये 5, 10, ये फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। कैलकुलेट द वर्क डन। हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बना दिया है और हमने बताया जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है तो ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वर्क देगा। अब वर्क निकालना तो बहुत आसान, एरिया सबको पता है। ये एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया देखो मैं वर्क निकाला हूं एक एक करके। W इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 5 और हाइट होगी ये यहाँ से यहाँ तक मतलब 10, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल है, पूरा एरिया निकालना, ये पूरा एरिया निकालना है। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच का पूरा एरिया निकालना, वर्क निकालना है। अब ये हो गया रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल में दिस इंटू दिस, तो ये कितनी होगी 5 और ये 10 लिखा, ये 5 लिखा, तो ये 5 होगी ना, और ये हाइट कितनी होगी 10, ये हो गया। प्लस ये चीज क्या है, ये एरिया चाहिए आपको, ये वाला। चाहे तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर लो तो भी एरिया मिल जाएगा, और चाहो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लो तो भी एरिया आ जाएगा। भाई ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला क्या है, रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। या डायरेक्ट पूरा एरिया निकाल लो जो दिखाया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ टू पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड कितनी है 10, और यहाँ 0 लिखा या 10 लिखा, और ये पैरेलल साइड कितनी 5, तो 10 प्लस 5 इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। ये डिस्टेंस चाहिए ये वाली, अरे भाई ये वाली, ये कितनी होगी 2.5, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 15, यहाँ कितना होगा 12.5, बीच का पॉइंट है। थोड़ा वापस सुनिए, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड 10 है, ये पैरेलल साइड कितनी 5, यहाँ देखो, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी 2.5, प्लस सेम एरिया ये होगा, सेम ये होगा, तो आप क्या करो, इसी को डबल कर दो, इसी को डबल कर दिया हमने, इसका एरिया दोबारा नहीं निकाला, ध्यान रखना इतना ही आएगा जितना इसका है, सेम चीजें हैं, ये 12.5, ये 15, ये 2.5 हो गया, सेम चीजें हैं। प्लस फिर आ गया रेक्टेंगल, ये 15, ये 20 लिखा, तो 5 इंटू 10, ये सारे एरिया मैंने लिख दिए हैं। अब इनको आप जोड़ लो, कितना हो जाएगा ये 50/2, तो 25, तो ये हो गया, ये कितना हो गया 50, ये कितना हो गया 10 और 5 15। आप ऐसा करो ना यार, इस 2 से ये 2 काट ही दो ना, 2 से 2 काट दो, कितना आएगा 15, और 15 इंटू 2.5, अरे भाई कोई गलती मत करो, 15 इंटू 2.5, 15 दूनी 30 और 15 का आधा 7.5, 37.5, समझ लो। ये 2 से 2 मैंने काट दिया, अगर नहीं काटते तो आप क्या करते, 10 5 15, 15 का आधा क्या करते आप 7.5, 7.5 का 2.5 से गुणा करते, फिर उसका डबल करते। भाई ऐसे भी आ जाएगा, नहीं किसी समझ में क्या किया, 10 और 5 कितना हो रहा है 15, 15 को 2.5 से गुणा कर दो, 37.5 हो गया, 37.5 का आधा करोगे यहाँ डबल करो, बात तो वही है ना, कट गया। प्लस 5 इंटू 10 50, अब देख लो कितना हो गया 50 50 100 125
125 प्लस 37.5, 50, 50, 100, 125 प्लस 37.5 जूल। ये आंसर आगे आपके सामने लिखा है 162.5 जूल। ठीक है ना। तो ये था वर्क का एकदम बेसिक लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा वर्क क्या होता है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स पढ़ा और वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स पढ़ा। वेरिएबल फोर्स में एक इंटीग्रल करके क्वेश्चन होता है और एक ग्राफ से निकालता है। तो बेसिकली आज हमने 4 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं। एक डॉट प्रोडक्ट से वर्क आ जाता है, अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए तो डॉट प्रोडक्ट ले लो, वर्क आ जाएगा। ये कांस्टेंट फोर्स बात रही। लेकिन कई बार क्या होता है, एंगल के साथ फोर्स लगाते तो एफ डी कॉस थीटा लगा दो, वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रल कर दो, ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल लो, खत्म। तो आई होप कि आपको वर्क समझ में आ गया होगा। क्योंकि चैप्टर आज से ही स्टार्ट हुआ, सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर आएंगे, तो आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें, तो आपका चैप्टर एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं वापस बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लगातार देखते रहिए। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।